अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 9। आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। इससे पहले जब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को स्टार्ट किया था, उधर भी मैंने आपको बता दिया था अल्केन्स का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। और पैराफिन्स जो है ये लैटिन टू वर्ड से मिलकर बना है। पैरा मीन लेस एंड अफिन्स मीन अफिनिटी, यानी इनके केमिकल रिएक्शन करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसी को हम डिटेल में जरा देखेंगे कि क्या रीजन है, किस वजह से जो अल्केन्स हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं, केमिकल रिएक्शन करने की इनकी सलाहियत कम होती है। तो जो पहला इसमें पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हम पोलर और नॉन पोलर का कंपैरिजन करें तो जो पोलर कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल रिएक्शन ज्यादा स्पीडी होते हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी रिएक्शंस कर सकते हैं, यानी वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और नॉन पोलर जो है वो लेस रिएक्टिव है, और अल्केन्स भी नॉन पोलर हैं। इसको हमने समझना है व्हाई अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। तो इसको समझने के लिए हमारे पास है कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, और नंबर सेकंड हमारे पास है हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। क्योंकि अल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बनी है। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो जस्ट हमारे पास होगा 0.4, यानी द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स in alkanes is equal to 0.4, which is very less difference of electronegativity। हमें पता है जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बिटवीन बॉन्डेड एटम, उतने ज्यादा जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है वो पोलर इन नेचर होगा। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो इस वजह से ये हमारे पास नॉन पोलर इन नेचर होंगे। और नॉन पोलर है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन या इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी स्लो ही होगी। नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगा इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि अल्केन्स हमारे पास फॉल करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सैचुरेटेड में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा ही होता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं सिग्मा बॉन्ड जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होती है जिसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे इस एरिया में। और ये जो सेंटर है इधर हमारे पास न्यूक्लियाई होंगे, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। अच्छा जी, इनर्ट क्यों होता है सिग्मा बॉन्ड? इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। जैसे हम नोबल गैसेस को भी इनर्ट गैसेस का नाम देते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन आसानी से परफॉर्म नहीं करती। इसको हमने समझना है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इनर्ट क्यों होता है। तो बड़ा सिंपल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंट्रैप्ड हैं बिटवीन दीज टू न्यूक्लियाई। तो जब इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ड होंगे, इन दोनों के दरमियान में मौजूद होंगे, तो ये आसानी से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर क्या हो, बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो, जस्ट एग्जांपल ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये आसानी से अट्रैक्शन शो नहीं कर सकते क्योंकि इनकी दोनों साइडों पे न्यूक्लियाई हैं। सेम इसी तरह से अगर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज ने आकर इन पे अटैक करना हो तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों साइडों पे इनके अपने न्यूक्लियाई मौजूद हैं। तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल कर देंगे, उसको दूर रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नजदीक नहीं आने देंगे। इस वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इनर्ट होता है। और क्योंकि अल्केन्स के अंदर असल में सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से भी ये नॉन रिएक्टिव होते हैं या फिर लेस रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट्स हो गए जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं नॉन रिएक्टिवनेस ऑफ अल्केन्स, या फिर जो इनकी लेस रिएक्टिविटी होती है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैटालिस्ट दे कैन परफॉर्म मेनी केमिकल रिएक्शंस, यानी आसानी से नहीं करेंगे लेकिन स्पेशल कंडीशंस पे ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। उन्हीं में से चंद एक रिएक्शंस को हम स्टार्ट करेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। और सबसे पहला जो उसमें रिएक्शन होगा ये हमारे पास होगा कंबस्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टार्ट में ही एक हिंट बता दूं
कि जब भी हम कंबस्शन की बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, यानी जैसे अल्केन है, अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं, जब भी हाइड्रोकार्बन्स की कंबस्शन होगी तो हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन से दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी और साथ में कार्बन ब्लैक भी बनेगा। कंप्लीट और इनकम्प्लीट में डिफरेंस ये होता है, इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर कंबस्शन हो तो उसको हम कंप्लीट कंबस्शन का नाम देते हैं, लिमिटेड सप्लाई होगी तो उसको हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन का। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखें तो अगर हमारे पास मीथेन है विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी कंबस्शन होगी, तो अभी मैं बता रहा हूं अगर कंप्लीट कंबस्शन है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और एक कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हीट भी इवॉल्व होगी विच इज इक्वल टू 891 किलो जूल पर मोल, यानी दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेकिन इसको परफॉर्म करवाने के लिए स्टार्ट में हमें थोड़ा सा जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क, जो है ना हम इसको जो है ना हमें जो है ना पहले टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये पहला रिएक्शन हो गया जिसको हम कंबस्शन रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और ऑक्सीडेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहली हमारे पास होगी कैटेगरी, इसको हम नाम देंगे इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अभी मैं आपको बता रहा था इनकम्प्लीट का मतलब होगा इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अगेन मीथेन ही हो और इसकी हम ऑक्सीडेशन कर दें इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में कार्बन ब्लैक और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास जो है बन जाएगी अगर हमारे पास जो कंबस्शन है या ऑक्सीडेशन है वो इनकम्प्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर लिखें तो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास मीथेन के हो जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसके हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के एंड 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे वाटर के। अच्छा जी, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास 4 क्वेश्चन बनता है वो ऑक्सीडेशन की सेकंड टाइप होगी, सेकंड कैटेगरी होगी, जिसको हम नाम देते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और अगर ये इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट होगा तो इसको हम नाम दे देंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। चलें वन बाय वन हम देखते हैं डिफरेंट स्टेप्स में क्या क्या हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में बनेगी। अगेन हम स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास मीथेन है, अगर हम इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दें और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट हमारे पास इस केस में होगा कॉपर विच इज अ मेटल, और साथ में हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका प्रेशर होगा 200 atm प्रेशर। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये लेस रिएक्टिव होती हैं अंडर स्पेशल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड सूटेबल कैटलिस्ट ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगी, आसानी से नहीं करेंगी। सो स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से मिल गई और ये हमारे पास बन गया मिथानोल या मिथाइल अल्कोहल विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। अच्छा, नंबर सेकंड में अगर यही जो हमारे पास मिथानोल बना है इसी को हम दोबारा से लिख लें तो ये हमारे पास अगेन इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम कर दें एट सेम कंडीशंस, यानी हमने क्या किया है, मिथानोल जब बना तो उसको हमने अलग नहीं किया, उसकी हमने एक्सट्रैक्शन नहीं की, केमिकल रिएक्शंस को होने दिया, तो ये खुद बहुत ये सारे स्टेप से गुजरता हुआ जो है ये डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बनाता जाएगा। सेम कंडीशंस है हमारे पास, और अब ये हमारे पास बना देगा फॉर्मेल्डिहाइड विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास बन गया सेकंड स्टेप में मिथानोल की हमने
ऑक्सीडेशन की, तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा जी, नंबर थर्ड स्टेप में क्योंकि अगेन हमने इस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं किया, अलग नहीं किया, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा इसकी बी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये नेक्स्ट हमारे पास अंडर सेम कंडीशंस ये हमारे पास चेंज हो जाएगा COOH, जो कि हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एंड दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिल फैमिली। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। अच्छा जी, अगर अगेन हमने इसकी एक्सट्रैक्शन नहीं की, इसको उसी रिएक्शन के अंदर जो है मौजूद रहने दिया है, तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड होगा इसकी बी ऑक्सीडेशन होगी और ये अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट, और ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी फाइनली अगर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, तो कंप्लीट कंबशन होगी, तो फाइनली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। ये हमारे पास जो है एक हमने ऑक्सीडेशन की दो टाइप्स को पढ़ लिया, इनकम्प्लीट एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, लास्ट वन अगर हम बात करें आज के लेक्चर का जो हमारा रिएक्शन होगा, तो इसका नाम होगा नाइट्रेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन रिएक्शन होगा असल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम होता है रिप्लेसमेंट, यानी एक की जगह पे कोई दूसरा आके लग जाना। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास मीथेन ही हो, चले इसको समझने के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास CH4 ही है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको अलग अलग करके एक हाइड्रोजन को अलग लिख लिया। नंबर सेकंड हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HONO2, असल में इसका फार्मूला होता है HNO3। इसको भी समझने के लिए हमने अलग अलग से लिख दिया। तो अगर हम क्या करें, नाइट्रिक एसिड और मीथेन का रिएक्शन करवा दें एट टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या होगा, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। इधर से OH और ये हमारे पास मीथेन में से हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलेंगी और ये बना देंगी वाटर मॉलिक्यूल, और जिधर से हमारे पास हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होगी, रिप्लेस जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगी, उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसको हम नाम देते हैं नाइट्रो मीथेन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कंबस्शन में एक दो पॉइंट मजीद भी आपको जो है ना जहन में रखना होंगे फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये जो कंबस्शन, एक तो मैंने आपको बता दिया हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, इसमें एक टर्म बनती है जिसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न अंडर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम जितनी भी हीट निकलेगी, जैसे कि इधर हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को बर्न किया इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम नाम दे रहे हैं हीट ऑफ कंबस्शन का। अच्छा जी, लास्ट वन, इसमें एक और पॉइंट भी बनता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंबस्शन प्रोसेस। तो हम चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास कंबस्शन इंजन होता है, ऑटोमोबाइल इंजन होता है, उसके अंदर भी असल में यही कंबस्शन का ही प्रोसेस होता है, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन प्लस जो एयर का मिक्सचर होता है इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में एंटर करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। यानी कंबस्शन का ही प्रोसेस असल में ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर भी होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया बाय द हेल्प ऑफ नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स एंड इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद हमने कहा कि रिएक्शंस ऑफ अल्केन में हमने कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंबस्शन प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन में इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और लास्ट में हमने किया नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।